आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी आज इंटरनेट के हर कोने में पहुंच चुकी है। Now you may have heard of ChatGPT. We have built an AI native digital infrastructure for all Reliance businesses. मैं चैट जीपीटी को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो। ChatGPT is actually solving JEE main question paper. क्या चैट जीपीटी से इंसानों को खतरा है? अरे वाह, बिल्कुल। अब इंसानियत को सबसे बड़ा खतरा चैट जीपीटी से ही है। अब तो इंसान खुद से कुछ सोचने की भी जहमत नहीं उठाएंगे, सब चैट जीपीटी से पूछ लेंगे। इनफैक्ट सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फायर की इन्वेंशन से भी बड़ा बताया है। AI is one of the most profound things we are working on humanity, more profound than fire or electricity. और एक तरफ एलॉन मस्क है जो ओपन एआई यानी चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है उससे काफी फ्रस्ट्रेटेड है। Elon Musk is suing OpenAI for breach of contract. The billionaire entrepreneur says the US firm is now putting profit before its founding principle of developing AI responsibly. I am the reason OpenAI exists. क्यों? And why is ChatGPT worth $157 billion? फेसबुक याद है? College students across the country are, quote, Facebooking their classmates to connect with them or just get more information about them. फेसबुक ने सिर्फ 10 महीने में ही 10 लाख यूजर्स अचीव कर लिए थे। फिर ठीक 6 साल बाद आया इंस्टाग्राम। Instagram is now worth more than $100 billion. इंस्टाग्राम ने सिर्फ 2 महीने में ही 10 लाख यूजर्स अचीव कर लिए। देखो, 10 लाख यूजर्स सिर्फ 2 महीने में अचीव कर लिए कोई छोटी बात नहीं है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम 2010 में लॉन्च हुआ था और ये 2 महीने में ही 10 लाख यूजर्स का जो रिकॉर्ड है वो अगले 12 साल तक कोई भी ऐप नहीं तोड़ पाता है। लेकिन ये सब चेंज हो जाता है 30 नवंबर 2022 को। ओपन एआई नाम की एक कंपनी चैट जीपीटी लॉन्च करती है। OpenAI recently launched an AI-powered chatbot, ChatGPT. ChatGPT has been hailed as a game changer. You can even craft undergraduate essays. ChatGPT built it with me. Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? ChatGPT ने सिर्फ 5 days में 10 लाख यूजर्स अचीव कर लिए। सो ChatGPT जस्ट एक चैटबॉट है। अब चैटबॉट क्या होता है बस अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, बट इस चैटबॉट ने इस साल 8,400 करोड़ रुपीस कमाए। इसका मतलब लगभग हर दिन का 23 करोड़ रुपीस कमाए। कैसे? ChatGPT देखिए एक फ्री ऐप है। फ्री होके भी इसने, जैसे मैंने बताया, इस साल 8,400 करोड़ रुपए का धंधा किया। बाकी कंपनीज जैसे फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, गूगल हो गई, ये सब तो आपको ऐड दिखा के पैसे कमाते हैं। बोलते हैं ना, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। अभी जो भी कंपनीज है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये सब आपकी डेटा एडवर्टाइजर्स को बेच के पैसा कमाती हैं। बट चैट जीपीटी तो कोई भी ऐड नहीं दिखा था। फिर ये पैसे कैसे कमाता है? अच्छा, उससे इंटरेस्टिंग चीज सुनो। चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, वो एक्चुअली एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरह शुरू हुई थी। नॉन प्रॉफिट। सो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं समझने को। चैट जीपीटी, अब ये इसमें जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी देखिए एक मशीन लर्निंग चैटबॉट है। अब चैटबॉट मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप टेक्स्ट में इसको कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और ये कंप्यूटर आपको उसका जवाब दे देगा। लेकिन इसमें इतना इंप्रेसिव क्या है और ये मशीन लर्निंग ये क्या चीज है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे डिफरेंट चीजें जब सही टाइम पे एक साथ आ जाती हैं तो कुछ गेम चेंजिंग, कुछ रेवोल्यूशनरी बन जाता है। सो अभी मैं कानपुर में हूँ और यहाँ पर इस वक्त 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और पीक समर्स में यहाँ पे आराम से 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चला जाता है। अब इतनी गर्मी में कोक की सेल्स काफी बढ़ जाती हैं। तो अब इस कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये प्रेडिक्ट कर सके कि किस दिन
कितनी कोक की बॉटल्स बिकेंगी, क्योंकि मान लीजिए कि आज कोक की बॉटल सिर्फ 1 लाख कोक की बॉटल्स बिकने वाली हैं, बट इस कंपनी ने सिर्फ 80,000 कोक की बॉटल्स बनाई हैं, तो जो बाकी जो 20,000 लोग हैं वो इनके कॉम्पिटिटर के पास जा सकते हैं और ये परमानेंटली उन कस्टमर्स की लॉयल्टी लूज कर देंगे। इसी में दूसरा एक्सट्रीम सोचिए, 1 लाख कोक की बॉटल्स की डिमांड है पर ये लोग 1.5 लाख कोक की बॉटल्स बना देते हैं। तो ऐसे केसेस में इनकी जो 50,000 जो एक्स्ट्रा बन रही है वो वेस्ट हो जाएगी, तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा। अब हम बेसिक मशीन लर्निंग यूज करके कोल्ड ड्रिंक की सेल्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जब गर्मी होती है तो कोक ज्यादा बिकती है, जब ठंड होती है तो कोक कम बिकती है, ये तो सबको पता है। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा क्या है उसे देखते हैं। मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे 50 कोक्स बिकती हैं, 22 डिग्री सेल्सियस पे 150 कोक्स बिकती हैं, सिमिलरली 25 डिग्री सेल्सियस पे 160 कोक्स बिकती हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पे 180, 30 डिग्री सेल्सियस पे 250, 32 डिग्री सेल्सियस पे 350 और 34 डिग्री सेल्सियस पे 400 कोक्स सेल होती हैं। ये हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, यानी ये जो अभी मार्केट में जो बिक रही है कोक उससे हमने निकाला है। ये डेटा मैंने इस एग्जाम्पल के लिए लिया है, पर ये डेटा कुछ भी हो सकता है। तो जिस दिन बाहर 40 डिग्री सेल्सियस होगा उस दिन कोक की कितनी सेल होगी? एक तरीका है जिसमें हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो हर पॉइंट के बीच में से पास हो रही है। ऐसा लग रहा है एक एवरेज लाइन है। इस लाइन को हम प्रिडिक्शन लाइन मान सकते हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी फोरकास्ट कर सकते हैं। अब ये लाइन ऐसे होगी या ऐसे होगी या इसमें से कोई और लाइन, उसके लिए हम वो लाइन चूज करते हैं जिससे हमें सबसे कम एरर मिलती है। इस लाइन की एक लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इस मशीन लर्निंग टेक्निक को भी हम लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। इस लाइन की इक्वेशन मैंने स्क्रीन पे लिख दी है और अब अगर हमें जानना है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे कितनी कोक बिकेंगी तो इस इक्वेशन के थ्रू हम जान सकते हैं और आंसर आता है लगभग 512 कोक्स बिकेंगी। इस टेक्निक का यूज करके बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कोक, पेप्सी अपने सेल्स प्लान करती है। कितनी बॉटल्स पैक होंगी, उनका मार्केटिंग स्पेंड कैसा होगा, वो सब प्लान होता है। इनफैक्ट इंडिगो, जो इंडिया की नंबर 1 एयरलाइंस है, वो मशीन लर्निंग का यूज करके ये प्रिडिक्ट करती है कि किसी एक दिन किसी एक राउट पर कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे और उसी हिसाब से टिकट की प्राइसिंग सेट करती है। और जो मैंने अभी एग्जांपल लिया जिसमें कोक टेम्परेचर को यूज करके अपनी सेल्स प्रेडिक्ट करती है, एक्चुअल में जब कोक को अपनी सेल्स प्रेडिक्ट करनी होती हैं तो वो वेदर या टेम्परेचर के अलावा हजारों और वेरिएबल्स का यूज करती है। फॉर एग्जांपल, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उन पॉपुलेशन का इनकम लेवल्स कितना है, वहाँ पे रिटेल स्टोर्स कितनी है जो पेप्सी बेच रही है, वहाँ पे उनके कॉम्पिटिटर की सेल्स क्या है, वगैरह वगैरह। इतने सारे वेरिएबल्स यूज करके वो बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी एक दिन उनकी सेल्स कितनी होने वाली है। बट व्हाट इफ अगर हम 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, बल्कि 100 करोड़ से भी ज्यादा इनपुट वेरिएबल्स को ले लें? एंड व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग द सेल ऑफ कोक बॉटल्स हम उसे बस सेंटेंस में नेक्स्ट वर्ड क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें? ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल्स को हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या फिर LLMs भी बोलते हैं। यही LLM मॉडल्स के बेसिस पे चैट GPT बना है। तो अब इससे OpenAI या फिर चैट GPT पैसे कैसे कमाता है? इवन दो चैट GPT को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, कुछ पावर यूजर्स के लिए चैट GPT प्लस एग्जिस्ट करता है, जिसमें वो चैट GPT प्लस को $20 पर मंथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे उनको कई फायदे मिलते हैं, जैसे उनको फास्टर आंसर्स मिलते हैं, उनको GPT-4 जैसे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स का एक्सेस मिलता है। करेंटली चैट GPT के 200 मिलियन यानी 20 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। अब सोचने वाली बात है, अगर इनमें से सिर्फ 1% भी चैट GPT प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो वो हर साल $480 मिलियन या फिर लगभग 4000 करोड़ रुपीस कमा लेंगे। लेकिन याद है शुरू में मैंने क्या बोला था कि इस साल OpenAI लगभग 8400 करोड़ रुपए कमाएगा। चैटबॉट ने इस साल 8400 करोड़ रुपीस कमाए। हमने तो अभी सिर्फ 4000 करोड़ रुपए की बात करी है। तो मेजॉरिटी का पैसा इनका कहां से आता है? मेजॉरिटी का पैसा इनका आता है API से। अब API क्या होता है? जैसा मैंने बताया था, चैट GPT का जो अंडरलाइंग मॉडल है उसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल या फिर LLM कहते हैं। इसको आप एक ब्लैक बॉक्स की तरह इमेजिन करिए। अब आप चैट GPT विंडो में जब भी कुछ टाइप करते हैं तो ये टेक्स्ट एज एन इनपुट जाता है इस ब्लैक बॉक्स के अंदर, और जो भी आंसर होता है वो एज अ आउटपुट जाता है ब्लैक बॉक्स से चैट GPT विंडो तक। तो असली चीज चैट GPT नहीं है, असली चीज ये ब्लैक बॉक्स है जिसका नाम बाय द वे GPT-4 है। तो व्हाट इफ चैट GPT ही नहीं, बाकी कंपनीज जो हैं उनके एप्स भी इस ब्लैक बॉक्स से कनेक्ट कर लें?
तो OpenAI ने अपने मॉडल GPT-4 के इनपुट और आउटपुट के लिए कई सारे टनल्स बना दिए हैं, जिनके थ्रू कोई भी दूसरा ऐप इस ब्लैक बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन भेज सकता है और उसका आंसर आउटपुट टनल से कलेक्ट कर सकता है। नाउ इस टनल्स को हम API या फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉर्गन स्टैनली एक बैंक है जिसके पास हजारों पेजेस की इन्वेस्टमेंट रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट आइडियाज होते हैं। तो वो ये सारे हजारों पेजों के रिसर्च और ये वेल्थ मैनेजमेंट आइडियाज वो GPT-4 मॉडल में डाल सकते हैं यूजिंग दीज APIs, यूजिंग दीज टनल्स, और आउटपुट में कोई भी रिसर्च की समरी रिपोर्ट क्रिएट करके मॉर्गन स्टैनली अपने क्लाइंट को तुरंत दिखा सकता है। और मॉर्गन स्टैनली इस टनल या फिर API को यूज करने की जो फीस है वो OpenAI को देता है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, एप्पल ने जब iPhone 16 लॉन्च किया तो AI या फिर एप्पल इंटेलिजेंस की बात करी। एप्पल भी AI के लिए GPT-4 API का यूज कर रहा है। So Siri can tap into ChatGPT's expertise when it might be helpful for you. और इसे OpenAI अच्छा खासा कमाएगा। इनफैक्ट 92% ऑफ ऑल Fortune 500 कंपनीज किसी ना किसी फॉर्म में GPT-4 की APIs यूज करती हैं। इसके बाद भी ChatGPT की रेवेन्यू स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। For over a decade, Microsoft stock flatlined. Then came Satya Nadella. Microsoft is now OpenAI's main commercial partner, trading powerful servers and billions of dollars for access to ChatGPT. अच्छा ये बताओ, आप Chrome यूज करते हो या फिर Microsoft Edge? ऑब्वियसली आंसर Chrome होगा। अच्छा, आप Google सर्च यूज करते हो या फिर Bing सर्च? कुछ लोगों को यहाँ पर तो ये पता भी नहीं होगा कि Bing सर्च होता क्या है। अच्छा, एक्सेल यूज करते हो या फिर गूगल शीट्स? चांसेस हैं कि अगर आप एक कॉर्पोरेट के पार्ट हो तो आप एक्सेल यूज करते हो, पर आप पर्सनली गूगल शीट्स यूज करते हो। सो प्रॉब्लम दिख रही है आपको। गूगल सर्च इंडस्ट्री को आज डोमिनेट करता है और माइक्रोसॉफ्ट बिंग सिर्फ 4% मार्केट शेयर कंट्रोल करता है। माइक्रोसॉफ्ट के कई प्रोडक्ट्स हैं, पर अगर माइक्रोसॉफ्ट ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो उसकी कंपनी ही खतरे में आ जाएगी। इसलिए जब सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने तो उन्होंने AI में इन्वेस्ट करना चालू किया। अब पैरेलली एक और मस्त स्टोरी चल रही थी। आई एम सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दो स्टोरी साथ में चल रही थी, बट एक और मस्त चीज हो रही थी साथ में। सैन फ्रांसिस्को में माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के पास ही गूगल का भी ऑफिस है, जिसमें गूगल के फाउंडर लैरी पेज और एलॉन मस्क एक मीटिंग कर रहे थे। Larry Page and I used to be close friends, and I would stay at his house in Palo Alto, and I would talk to him late into the night about AI safety. And at least my perception was that Larry was not taking AI safety seriously enough. What did he say about it? He really seemed to be one sort of digital superintelligence, basically digital God, if you will, as soon as possible. He wanted that? Yes. He's made many public statements over the years that the whole goal of Google is what's called AGI, Artificial General Intelligence, or Artificial Superintelligence. You know, and I agree with him that there's great potential for good, but there's also potential for bad. उस मीटिंग के बाद एक्चुअली इलॉन मस्क काफी डर जाते हैं, एंड टू इंश्योर कि सिर्फ गूगल के पास फ्यूचर में AI का कंट्रोल ना रहे, वो सैम ऑल्टमैन और कुछ लोगों के साथ मिलकर OpenAI कंपनी स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे ये कंपनी सिर्फ एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है, जिसका एम सिर्फ एक होता है कि वो एक सेफ AI बनाना चाहते हैं, और उस AI का जो कंट्रोल है वो चाहते हैं कि सिर्फ किसी एक कंपनी के हाथ में ना हो। और ये कंपनी आगे जाके सक्सेसफुल भी होती है। ये कंपनी सक्सेसफुली GPT-1 और GPT-2 जैसे मॉडल्स डेवलप करती है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं। आपको याद है मैंने शुरू में क्या बोला था? बट व्हाट इफ अगर हम 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, बल्कि 100 करोड़ से भी ज्यादा इनपुट वेरिएबल्स को ले लें, एंड व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग द सेल ऑफ कोक बॉटल्स, हम उसे बस सेंटेंस में नेक्स्ट वर्ड क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। इतने सारे इनपुट वेरिएबल्स को प्रोसेस करने के लिए काफी सारे सर्वर पावर को रेंट पे लेना पड़ता है, जो काफी महंगा पड़ता है। अब जितने ज्यादा इनपुट वेरिएबल्स होंगे उतना ही बेटर और एक्यूरेट मॉडल बनेगा। बट अब क्योंकि OpenAI एक नॉन प्रॉफिट की तरह फंक्शन कर रहा है, इसीलिए और इन्वेस्टर्स इसमें आना ही नहीं चाहते हैं, तो OpenAI और पैसा नहीं रेस कर पाता है। और इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि OpenAI में इन्वेस्ट करके उनका क्या फायदा जब OpenAI का नॉन प्रॉफिट मॉडल है। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं सत्या नडेला, वो OpenAI में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और OpenAI के सैम ऑल्टमैन और सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं वो आपस में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में $1 बिलियन OpenAI में इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट करते ही OpenAI का जो नॉन प्रॉफिट मॉडल है उसे चेंज करके कैप्ड प्रॉफिट मॉडल में बना दिया गया। इसका मतलब बेसिकली ये है, कोई भी इन्वेस्टर जो OpenAI में इन्वेस्ट करता है उसका जो प्रॉफिट है वो कैप्ड है, वो लिमिटेड है, अप टू 100x ऑफ देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि ये एलॉन मस्क के विजन से मैच नहीं करता था, तो वो गुस्सा होके इस वक्त OpenAI का जो बोर्ड है उसको छोड़ देते हैं। OpenAI, I mean, you seem somewhat frustrated with them. You were one of the big contributors early on. The reason I am the reason OpenAI exists. आगे जाके APIs के जरिए माइक्रोसॉफ्ट अपने हर प्रोडक्ट में AI इंटीग्रेट कर देता है। अब चाहे वो Bing सर्च हो या Windows 11 में Copilot, इन सब का जो बैक एंड है वो OpenAI के थ्रू ही जाता है। इससे माइक्रोसॉफ्ट को बेटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो इन बेटर प्रोडक्ट्स के जरिए गूगल से compete कर पाता है, और इसी के चलते OpenAI की क्योंकि सर्विसेज यूज हो रही हैं तो OpenAI को लाइसेंसिंग फीस के नाम पे कुछ रेवेन्यू मिल जाता है। और इसी तरीके से OpenAI इस साल लगभग 8,400 करोड़ रुपए कमा लेगा। लेकिन इतना रुपए कमाने के बाद भी OpenAI एक अनप्रॉफिटेबल कंपनी अभी है। क्यों? क्योंकि उनको एक मॉडल को जो ट्रेन करने में जो उनकी कॉस्ट जाती है वो रोज की लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए तक की जाती है। ये सिर्फ मॉडल को ट्रेन करने की कॉस्ट है, उसके ऊपर जो ऑफिस स्पेस है, जो एम्प्लॉयज कॉस्ट है और बहुत सारी कॉस्ट है वो अलग। इसीलिए आज की डेट में वो अनप्रॉफिटेबल कंपनी, बट जिस स्पीड पे OpenAI चल रही है, जितने यूजर्स इसके इस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही जल्द एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी। डू चेक आउट माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल स्टोरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।